हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ये लॉ ऑफ फ्री विल का यूज़ करके हम हमारा जो कर्मा डेप्थ है, हमारे कामिक साइकिल्स है, उनको बढ़ाते हैं। बट आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये लॉ ऑफ फ्री विल होता क्या है। एक्चुअली लॉ ऑफ फ्री विल ये है कि यहाँ हर एक इंसान को एक फ्री विल दे रखी है, यानी कि हर एक इंसान उसकी मर्ज़ी से ये उसका जो जीवन है वो बिता सकता है डिस्पाइट ऑफ देयर डेस्टिनी। और ये जो डेस्टिनी होती है वो कोई ऊपर बैठा भगवान बिल्कुल नहीं लिखता। सोल यहाँ 3D वर्ल्ड में आने से पहले सब कुछ खुद डिसाइड करता है, यानी कि सोल की खुद की चॉइस और उसके जो पास्ट कर्मास होते हैं ये सब मिलके बनती है उसकी डेस्टिनी। बट ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो डेस्टिनी में लिखा है वो ही आपके लाइफ में घटित हो। आप खुद आपकी डेस्टिनी बदल सकते हो। जी हाँ, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है कि सब कुछ आपके हाथ में है। आप खुद अपनी जो डेस्टिनी है, जो डेस्टाइन चीज़ें हैं, उनको आप बदल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस तरह से हम हमारे जो कर्मा डेप्थ है, हमारे कामिक साइकिल्स हैं, उनको बढ़ाते हैं इस लॉ ऑफ फ्री विल का यूज़ करके। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाली हूँ और एग्जांपल्स थोड़े से डिटेल में होंगे और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये जो डिटेल्स है वो बहुत कुछ सिखा के जाएंगे और क्या पता ये आपसे रेजोनेट भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल से, और ये एग्जाम्पल है रिलेटेड टू रोमांटिक रिलेशनशिप। तो सपोज़ नेहा के डेस्टिनी में लिखा है कि वो इस बर्थ में उसका जो सोलमेट है उससे मिलेंगी, बट उससे पहले वो एक ऐसे इंसान से मिलेगी जिससे उसका पहले से सोल कॉन्ट्रैक्ट है और वो सिर्फ उसको यहाँ पे लेसन सिखाने के लिए आना है। और वो लेसन है उसका सेल्फ वर्थ का और सेल्फ रिस्पेक्ट का। ठीक है, तो नेहा उस लड़के से मिलती है और वो लड़का बहुत ही हैंडसम होता है, यू नो लाइक सोसाइटी प्रोग्रामिंग, टॉल, डार्क एंड हैंडसम, इस तरह से। तो जैसे ही वो उस बंदे से मिलती है, उसको देखती है, तो वो उससे रोमांटिकली अट्रैक्ट हो जाती है और वो लड़का उसके दिलो दिमाग पे इस तरह से छा जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो वो लड़का एक प्लेयर टाइप होता है। प्लेयर टाइप जो एनर्जी होती है, बहुत सारी लड़कियों से वो लोग फ्लर्ट करते हैं, उस तरह का होता है। बट नेहा को वो साइड ज़्यादा दिखाई नहीं देती या फिर वो ध्यान नहीं देती उस पर, क्योंकि कहते हैं ना प्यार में जैसे लोग अंधे हो जाते हैं, उसी तरह की कुछ सिचुएशन यहीं पे भी है। तो नेहा ये मन में ठान लेती है कि अगर मैं शादी करूँगी तो इसी से करूँगी। ठीक है, बट सिचुएशंस कुछ स्मूथली नहीं जाती है। वो सोल एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, एक कार्मिक टाई है उनके बीच में, तो वो सारे सिचुएशन स्मूथली कैसे जाएंगे, है ना। तो फिर वो लड़का जो होता है वो नेहा को उतना ध्यान नहीं देता है नेहा के ऊपर, यानी कि अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो वो उतना उसको भाव नहीं देता है। ठीक है, बट नेहा उसके लिए इतनी पागल हो गई है कि उसको दूसरा कुछ सूझ ही नहीं रहा है। वो दिन रात उसके सपने देखती है और दिन रात यही सोचती है कि काश इससे मेरी शादी हो और मैं इससे लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाऊं। और कुछ सिचुएशंस इस तरह से भी आती है कि जब बाकी कुछ लड़कियां उस लड़के के साथ होती है तो जेलसी या फिर कंपैरिजन या फिर कंपटीशन तक, यहाँ तक वो पहुँच जाती है। यानी कि अब नेहा की मेंटल सिचुएशन इस तरह की है कि वो दूसरी लड़कियों से कंपटीशन करने लगी है। वो इस जिद पे अड़ी है कि ये मेरा ही होके रहेगा। तो नेहा के मन में ये जो थॉट्स का सिलसिला चलता है, ये जो इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन जो चलता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि ये सिलसिला किस तरह से रिजल्ट देता है। और ये जो विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन और उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो होती है वो किस तरह से हमारे लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। और इसे ही हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो नेहा के इस अनअवेयर मैनिफेस्टेशन के कारण, जी हाँ, मैंने यहाँ पे अनअवेयर किस लिए कहा आपको आगे जाके पता चल जाएगा। तो उसके इस अनअवेयर मैनिफेस्टेशन के कारण एक टाइम ऐसा आता है उसकी लाइफ में कि दे बोथ गेट मैरिड। फाइनली उन दोनों की मैरिज हो जाती है।
बट जैसे ही टाइम बीतता है नेहा को रियलाइज़ होने लगता है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है, यानी कि दोनों में एनर्जी का बैलेंस ही नहीं है। एक साइड से कंटिन्यूसली गिविंग है, दूसरे साइड से कंटिन्यूसली टेकिंग है, और इसी तरह से धीरे धीरे जो है लड़ाइयाँ झगड़े होने लगते हैं। और इस तरह से वो जो कामिक टाई होता है, कामिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और अल्टीमेटली अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि नेहा ने अपनी फ्री विल का यूज़ करके उसने चाहा कि वो जो बंदा है वो मुझसे शादी करे। तो अपने लॉ ऑफ फ्री विल का यूज़ करके यहाँ पे नेहा ने अपने जो कामिक साइकिल्स हैं उनको बढ़ा दिया है। अब ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि ये जो कामिक साइकिल है, ये जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक जितने भी आगे के नेक्स्ट बर्थ होंगे उन सब में ये जो लड़का है किसी न किसी रूप में नेहा के लाइफ में आएगा। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इस बर्थ में वो उसका हस्बैंड है तो नेक्स्ट बर्थ में हस्बैंड बन के ही आएगा। किसी न किसी रिलेशन के रूप में वो ज़रूर आएगा, तब तक जब तक ये सोल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता। और ये सोल कॉन्ट्रैक्ट तभी ख़त्म होगा जिस टाइम पे नेहा उसका जो लेसन है, यानी कि उसका जो सेल्फ वर्थ का, सेल्फ रिस्पेक्ट का जो लेसन है वो सिखाने के लिए एक्चुअल में वो बंदा आया था, बट हुआ कुछ अलग ही। तो जब तक नेहा अपना जो लेसन है उसको लर्न नहीं करती तब तक ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म नहीं होगा। और इस सारे चक्कर में नेहा को वो जो सोलमेट मिलने वाला था वो भी उसने अपनी फ्री विल की वजह से गवा दिया या फिर डिले कर दिया। और इसी कहानी की नेहा की तरह सेम हम भी हमारे लाइफ में मात खा जाते हैं हमारी ही फ्री विल का यूज़ करके। ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे अगर मैंने एक लेडी का एग्जांपल दिया है जिसका नाम मैंने नेहा रखा है, तो ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे किसी भी मेल फिगर के साथ भी ये सिचुएशन हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो कामिक साइकिल्स हम बढ़ाते हैं वो सिर्फ रिलेशनशिप के ही बारे में हों, ये हमारे लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से जुड़े हुए हो सकते हैं। अब सपोज़ ये जो सिचुएशन है वहाँ पे अगर नेहा स्पिरिचुअली अवेयर होती, अवेकन होती, तो क्या होता? तो भले ही वो स्टार्टिंग में ना जान पाए कि ये बंदा उसके लाइफ में किस लिए आया है, बट जैसे ही वो सिचुएशन को सॉर्ट आउट करती, थोड़ा सा कॉन्शियसली देखती, तो वो बिल्कुल उसको एनालाइज़ कर पाती कि ये मुझे मेरे लेसन सिखाने आया है सेल्फ रिस्पेक्ट का और सेल्फ वर्थ का। फिर वो अपने लेसन को लर्न भी करती और उस बंदे को फॉरगिव करके, उससे फॉरगिवनेस मांग के वो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसको ख़त्म भी कर देती। और इसी तरह से ये जो बड़ा सा कामिक साइकिल है उसको वो एंड कर देती, यानी कि अगले लाइफ में वो कैरी ऑन नहीं होता। तो इसीलिए अगर कोई भी डिसीजन आपको लेना है बहुत ही कॉन्शियसली ले, और क्वेश्चन सिर्फ एक ही होना चाहिए कि वेदर दिस इज़ हेल्पिंग मी इन माई सोल ग्रोथ और नॉट। जी हाँ, सोल ग्रोथ ये एक ही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए अब इसी कंसेप्ट को जीवन के और एक पहलू से जान लेते हैं, और ये पहलू है हमारा स्वास्थ्य। जी हाँ, हेल्थ। तो सपोज़ राहुल की जो डेस्टिनी है उसमें उसके हेल्थ से रिलेटेड जो कर्मास है वो बहुत हद तक क्लियर हो चुके हैं, यानी कि इस बर्थ में राहुल को हेल्थ से रिलेटेड कोई मेजर प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बट जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि इस 3D मटेरियल वर्ल्ड में आने के बाद लोग इस माया जाल में फंस जाते हैं, उनकी अवेयरनेस, उनकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से कम हो जाती है। और आजकल की जो जनरेशन है उनकी जो फूड हैबिट्स है वो तो आपको पता ही है। तो राहुल के ये जो ओवर ईटिंग या फिर जंक फूड, फास्ट फूड की जो बैड हैबिट्स थी, उनके कारण उसके डेस्टिनी में कुछ जो बीमारियां लिखी नहीं थी वो भी उसको होना स्टार्ट हो गई, यानी कि शुगर, बीपी और हार्ट प्रॉब्लम, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो उसके शरीर में बनना स्टार्ट हो गई।
और इस तरह से बन रहे हैं राहुल के हेल्थ से रिलेटेड नए कर्मास। और ये सब हो रहा है उसी के खुद के फ्री विल के कारण। फिर आगे जाके लाइफ में उसके गलत फ्रेंड सर्कल के कारण वो एडिक्शन में फंस जाता है, और फिर वो एडिक्शंस इस हद तक बढ़ जाते हैं कि आगे जाके टीबी, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां होती हैं। अगर आज के ही टाइम का एग्जाम्पल दें कोविड-19 का, तो ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो हवा में हैं, यानी कि जिनको लगता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो ऐसे जो लोग हैं वो बाहर बिना मास्क के फिरते हैं, या फिर जो हमें प्रिकॉशंस लेने हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेते और फाइनली अफेक्टेड हो जाते हैं। तो इनके डेस्टिनी में अगर लिखा नहीं है कि इनको कोविड-19 से सफ़र करना पड़ेगा, फिर भी अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से और एक तरह से अपनी फ्री विल की वजह से ही ये अफेक्टेड भी हो जाते हैं। तो अब इसके बाद का जो पार्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ कि एग्जैक्ट कर्मा होता क्या है। तो थोड़ा सा ध्यान दे के सुनिए। इस 3D मटेरियल वर्ल्ड में आने के बाद ईच एंड एवरीथिंग दैट यू टच विथ योर माइंड, योर बॉडी एंड योर इमोशन, that becomes your karma. Yes, that is what your karma is. Karma is neither any kind of punishment or any kind of reward. It is simply just a residue of whatever you have touched with your mind, body and emotions in your past. And now this residue is impacting or affecting your present life. This is what your karma is. And why I always say that you can change your karmas, you can change your destiny, is because in some cases you can't change your past karmas because you can't even remember them. Okay? But this present moment, this present karma is always in your hand. And this is what the biggest reason that you change your destiny. जी हाँ, आपके जो प्रेजेंट कर्मास हैं वो आपके पास्ट कर्मास के इम्पैक्ट्स हैं, तो उनको आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हो। उन इम्पैक्ट्स को आप एक अलग तरीके से हैंडल करके, अवेयरली, कॉन्शियसली हैंडल करके उनको डेफिनेटली चेंज कर सकते हो, और इस तरह से अल्टीमेटली आपके जो कर्मास हैं वो चेंज हो जाते हैं और आपकी डेस्टिनी भी चेंज हो जाती है। तो इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जिस तरह से आप एक साइड से आपके कर्मास क्लिंस कर रहे हैं, तो इससे भी अवेयर रहिए कि दूसरी तरह से आप अपने कर्मास बढ़ा भी नहीं रहे हैं, नहीं तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए हमारी ये जो फ्री विल है उसका यूज़ बहुत ही कॉन्शियसली करें। हर एक डिसीजन बहुत ही सोच विचार से लें, और एक मेन चीज़, अपने जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करें, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द कर्मास उसमें पड़े हुए होते हैं और हमें पता भी नहीं होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे कुछ रॉन्ग बिलीव्स पड़े हुए होते हैं जो हमारे कर्मा डेप्थ को और ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले जो स्पिरिचुअलिटी में स्टेप बताई जाती है वो उसे कहते हैं कि खाली होना। तो खाली होना यही है कि रिलीज़ कर दे, जो कुछ भी अंदर है उसे रिलीज़ कर दे, यानी कि हमारे अंदर जो जो पड़ा है, हमारे सबकॉन्शियस में जो जो चीज़ें पड़ी हैं उन सबको बाहर निकाल के उनको खाली कर दे। और हमेशा अपनी लाइफ में एक ही प्रायोरिटी रखें कि वेदर दिस थिंग, दिस सिचुएशन या फिर दिस पर्सन इज़ हेल्पिंग मी इन माई सोल ग्रोथ और नॉट। अगले कुछ दिनों में मैं डिटेल में इस वीडियो को ज़रूर बनाऊंगी कि कर्मा एग्जैक्टली होता क्या है, ताकि बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज हैं या फिर जिन्होंने मिसअंडरस्टैंड करके रखा है उन सबको क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओ से एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।